अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी मैं कहूँगा कि है कि वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और हर कदम में वो बीजेपी का रिएक्शन देख रहे हैं और बीजेपी ओवर रिएक्ट कर रही है। तो जब वो मिले पटना में पहली बार तो बीजेपी का एक प्रतिक्रिया आई कि सारे करप्ट लोग मिल गए। फिर जब इंडिया गठबंधन नाम आ गया बेंगलोर में तो इंडिया और भारत की डिबेट चालू हो गई। जब मुंबई में ये मिले तो नए पार्लियामेंट सेशन का शिगुफा आ गया, स्पेशल सत्र का। तो ये बार बार ये मिल रहे हैं और हर बार बीजेपी ओवर रिएक्ट कर रही है। ये मेरे ख्याल से इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि बीजेपी को एक्सपोज कर दें जितना ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई, जब इंडिया गठबंधन नाम भी नहीं आया था बेंगलोर में, उसी दिन एनडीए की बैठक भी बुला ली गई थी। जब मुंबई में बैठक चल रही थी तो महाराष्ट्र के इनके अलायंस की बैठक बुला ली गई थी। तो इंडिया गठबंधन के जवाब में एनडीए गठबंधन की बैठक बुला ली गई और इंडिया गठबंधन अब 28 पार्टियों का हो गया। बढ़ते बढ़ते एनडीए गठबंधन में एक भी नया पार्टनर नहीं आया। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि उसमें जो 38 नाम आए थे उसमें 24 नाम तो 24 पार्टियां तो चुनाव में ही नहीं है, लोकसभा में ही नहीं है। तो ये एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी। और आज की बैठक के बाद दो बड़ी अहम बातें तय होंगी मेरे ख्याल से। एक, सीट शेयरिंग कोई फार्मूला निकलेगा, वो बहुत मुश्किल फार्मूला नहीं होगा, लेकिन एक फार्मूला, एक सिद्धांत जरूर निकल सकता है जिसपे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर अलग अलग बाद में बात करके संख्या को निर्धारित करेंगे स्टेट वाइज। दूसरी बात कि अब इनका कैंपेन लॉन्च होगा। अभी तक राजीव जी इंडिया गठबंधन के मंच से एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं हुई है। बगैर पब्लिक मीटिंग किए ही अभी इतना हंगामा हो गया है। तो अभी जब ये नेता जो है जमीन पर उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का रिएक्शन बहुत डिफरेंट तरीके का होगा। और आज देखिए कि जब आज बैठक हो रही तो अभिषेक बनर्जी को ईडी ने सम्मन दे दिया है, वो बैठक में पार्टिसिपेट ना करें जैसा संजय राउत कह रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की एक और एमपी है नुसरत जहां, फिल्म एक्ट्रेस भी रही हैं भी, उनके उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कस लिया गया है। और इंडिया गठबंधन को एजेंसीज के खिलाफ एकदम मुखर रहना पड़ेगा क्योंकि तमिलनाडु में भी इस तरीके के नए केसेस दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगह जो इंडिया गठबंधन है उसके ऊपर नए केसेस जो हैं दिखाई दे रहे हैं। और अभी 2 दिन मात्र बचे हैं संजय कुमार मिश्रा के ईडी डायरेक्टर का जो नया एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट से लेकर आए थे। उसके बाद देखते हैं कि ईडी में कौन आएगा या संजय कुमार मिश्रा जी प्रमोट होकर किसी नए पद पे जाते हैं कि क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे 15 तारीख को या कल तक हो सकता है तस्वीर साफ हो जाए। अब जो इंडिया गठबंधन की बैठक है देखिए उसका टारगेट 400 सवा 400 सीटों पे साझा उम्मीदवार खड़ा करने का है। संख्यावार मैं बताऊंगा जब मैं दूसरी बार आऊंगा। पवार साहब के घर पे बैठक हो रही है। पवार साहब बहुत खबरों में है। दिल्ली में तो उनके घर पे बैठक हो रही, मुंबई में भी उनकी पार्टी जो है वो खबरों में है। उन्होंने स्पीकर से 41 पवार जो अजीत पवार के 5 एमएलसी 41 एमएलए के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का अर्जी दी है। अब उसमें बड़े सारे रोचक नाम कट भी गए हैं, जैसे कि नवाब मलिक का नाम, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अजीत पवार की तरफ है, लेकिन शरद पवार की पार्टी की तरफ से उनके गुट की, उनके खेमे की तरफ से जो लिस्ट गई है उसमें नवाब मलिक का नाम नहीं है। ऐसी बहुत सी रोचक और बातें हैं जो हम लोग सेकेंड राउंड में आएंगे तो बात करेंगे। सेकेंड राउंड में मिनट की बैठक वो क्या कुछ कहती है? देखिए राजीव जी, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है बहुत रोचक हो रहा है। और पवार के घर में जो बैठक आज शरद पवार के घर में हो रही है इंडिया गठबंधन की, और जो कल बैठक हुई है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये दोनों बैठकें और
पवार के खेमे से जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस गए हैं, जिसकी सूचना इलेक्शन कमीशन को भी दी गई है। ये 3-4 चीजें बड़ा अनरेस्ट पैदा कर रही हैं अजीत पवार के कैंप में, और वहां पे कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे जो एमएलएज हैं वो पत्रकारों से बगैर नाम लिए, बगैर अपनी पहचान बताए ये बात कर रहे हैं कि देखिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, हम एनसीपी के टिकट पे जीत कर आए हैं, एनसीपी जो है उसको दलित, मराठा और मुस्लिम वोट मिलता है, माइनॉरिटीज का वोट मिलता है। अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो वो वोट हमको नहीं मिलेगा, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये एक उनके अंदर डर है। और दूसरा उनके अंदर जो डर है, दूसरी जो बात है, फैक्टर है, वो बात अब सामने ये आ रही है कि इन अजीत पवार कैंप के एमएलएज को ये बहकाया गया था, ये बताया गया था कि देर सबेर पवार साहब भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे, और इसी भरोसे में वो गए थे। अब पवार साहब के घर पे अगर इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है तो वो भरोसा तो देखिए तार तार हो गया। और पवार साहब की पॉलिटिक्स हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। तो अब इससे आप देखिएगा कि जो पवार साहब ने जो लिस्ट दी है, इससे नाम कटवाने की बड़ी सिफारिशें चल रही हैं वहां पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो वहां पे हो रहा है। प्लस मराठा आरक्षण को लेकर सरकार है ही संकट में, और डिप्टी स्पीकर का जब फैसला आएगा तब आएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पे हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके जरा हाल के बयानों को आप देखें। मैं अभिषेक बनर्जी के ईडी और नुसरत जहां के ईडी के जो नया अध्याय शुरू हुआ उस पर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, बिहार के दोनों पार्टनर्स लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ऐसे ही आप देखिए कि जो दूसरे पार्टनर्स हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, ये बहुत फॉर्मली, बड़ी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। साथ ममता बनर्जी भी हैं उतनी मजबूती से, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ कंफ्यूजिंग सिग्नल दिए, जैसे कास्ट सेंसस के मामले पर। वो मीडिया में उनके हवाले से कुछ रिपोर्ट आई, तो बीजेपी को गुंजाइश लग रही है, हालांकि होगा नहीं, लेकिन बीजेपी को, मोदी कैंप को एक गुंजाइश लग रही कि ममता बनर्जी को दबाया जा सकता है। और इस गुंजाइश में ही उन्होंने दरवाजे अपने खोल दिए अभिषेक बनर्जी के घर ईडी या उनके सम्मान भेजने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या दे रहे हैं। आप देखिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ नई चीजें नहीं शुरू हुई, अखिलेश यादव के खिलाफ कोई नया मुहिम नहीं चालू हुआ, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हुआ। ये लोग बहुत फर्मली खड़े हुए हैं, होगा सबके खिलाफ, लेकिन उनको, आपको अगर ये संदेश देते हैं सेंट्रल लीडरशिप को या मीडिया के थ्रू कि गुंजाइश है, तो उस गुंजाइश में फिर ये होगा जो हो रहा है। आप सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, जो गुंजाइश है, लेकिन सबसे बड़ी बात ईडी के लिए अब, और साफ इशारा जो है वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो, और उसके अलावा ईडी की जो गतिविधियां चल रही हैं उसके ऊपर, यानी ईडी को सीधा का सीधा बेनकाब करने की कोशिश। इसको भी जरा, इस पर भी अपनी टिप्पणी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो घोसी में उपचुनाव हुआ है, वो इतना 43,000 की जो हार जीत है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि कई समाजों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। एक बात। दूसरे, जो अखिलेश यादव का ट्वीट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैसेज है ये, और ये मैसेज मोदी साहब को भी है, जिसकी चर्चा मैं बार बार यहाँ करता हूँ कि मोदी साहब को अगर इस चुनाव को 2024 के चुनाव में या तीसरी बार आना है, तो उनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब उनके सामने एक पॉलिटिकल चैलेंज है, और पॉलिटिकल लड़ाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसी कोशिशें पीछे भी हुई है, कामयाब नहीं हुई है।
तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है और अखिलेश यादव इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिक्स में आके आप हमसे लड़ो। पॉलिटिकल लड़ाई में क्या होगा? मुद्दों की बात है। विपक्ष मुद्दा उठाएगा बेरोजगारी का, नफरत का, महंगाई का, आर्थिक बदहाली का, गैस के दामों का, तमाम चीजों के मुद्दे विपक्ष उठाएगा, आरक्षण का, जातिवार जनगणना का। आपके पास मुद्दा ध्रुवीकरण का है, आप ध्रुवीकरण भी करेंगे। ये तो राजनीति देखिए वही है, आपको राजनीति करनी पड़ेगी, जो भी राजनीति करें आप, उसमें जनता ध्रुवीकरण के आधार पर वोट देगी। तो या जनता अगर मुद्दों के आधार पर वोट देगी, जनता मुद्दों के आधार पर वोट देगी तो घोषी जैसा परिणाम सामने आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से गया है और ये इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टनर्स को भी देखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात राजीव जी, एक इम्पोर्टेंट बात और मैं कह दूं कि देखिए जो इनकी स्ट्रेटेजी है इंडिया गठबंधन की, जिसकी चर्चा मैं शुरू में कर रहा था, मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। इंडिया गठबंधन ने इवेंट मैनेजमेंट में उनको चुनौती दे दी और उनको मात दे दी पहले राउंड में, कि उसने पटना, बेंगलोर, मुंबई और अब दिल्ली शरद पवार के घर में 4 इवेंट कर दिए बारी बारी से, और हर इवेंट में बीजेपी की तरफ से एक नी जर्क, एक हताशा भरा जो है रिएक्शन आया। भारत इंडिया में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उसका जो है वो एक रिएक्शन हुआ कि ज़रूरत नहीं थी। भारत और इंडिया दोनों संवैधानिक नाम है। तो वो जो नी जर्क रिएक्शन है वो बीजेपी को एक्सपोज कर रहा है। तो इवेंट मैनेजमेंट में भी ये हावी हो रहे हैं। भले जैसे अमरेंदु जी अभी रणनीति की बात कर रहे थे, ये भी रणनीति है कि किन किन शहरों में कहाँ कहाँ बैठकें की जाएं, किसके घर पे बैठक की जाए, उससे क्या संदेश निकलेगा। ये भी इवेंट मैनेजमेंट से भी वो एक कैंपेन की वो है, स्ट्रेटजी है। राजीव कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, वो भी